नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अकबर के सांस्कृतिक समन्वय के प्रयासों पर चर्चा करेंगे, जो कि उसे एक भारतीय राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित करती है। हालांकि मध्य युग में राष्ट्र की संकल्पना ही विकसित नहीं हुई थी, अतः उसे एक राष्ट्रीय शासक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके काल में जो सांस्कृतिक समन्वय भारत में हुआ हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच, उसका श्रेय उसी के प्रयासों को दिया जाना चाहिए। अकबर ने भारत में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। एक और भारत की अपनी सांस्कृतिक परंपरा थी और उसकी विशिष्टताएं थी, तो दूसरी ओर एक नई सांस्कृतिक परंपरा थी जिसमें क्या क्या था, जिसमें इस्लामी और ईरानी विशेषताएं मिली हुई थीं। इन दोनों का समावेश भारत में अकबर के शासनकाल में हुआ। इसका प्रभाव सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर, विशेष रूप से स्थापत्य कला, संगीत और चित्रकला पर पड़ा। साहित्य के क्षेत्र में भी अकबर ने भारतीय रचनाओं का फारसी में अनुवाद कराया, जिससे भारत की समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा से विदेशी मुसलमान परिचित हो सके। तो हम एक एक करके स्थापत्य, संगीत और चित्रकला के क्षेत्रों में जो सांस्कृतिक समन्वय हुआ उसकी चर्चा करेंगे। अकबर के काल में मुगलों द्वारा लाई गई तुर्की ईरानी संस्कृति तथा मुगलों से पूर्व विद्यमान भारतीय संस्कृति का बड़ी ही तेजी से समन्वय हुआ। बहुत जल्दी से ये एक दूसरे के साथ मिश्रित हुई। इस काल में भारत के सांस्कृतिक विकास में विभिन्न भागों, जातियों तथा मतों के लोगों ने विभिन्न प्रकार से योगदान दिया। अगर ये कहा जाए कि अकबर के काल में सांस्कृतिक विकास सही अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में हुआ तो अनुचित नहीं होगा। प्रसिद्ध कला पारखी फर्ग्यूसन अकबरकालीन कला के विषय में लिखते हुए उसके द्वारा सांस्कृतिक समन्वय के लिए किए गए प्रयत्नों की ओर अति सुंदर ढंग से संकेत करते हैं। वे लिखते हैं, अकबर के काल में सभी कृतियों में तुर्की, ईरानी और भारतीय शैलियों का सामंजस्य हुआ। आज इस लेख के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में ये समन्वय अकबर के युग में कहाँ तक दृष्टिगोचर होता है। चलिए पढ़ते हैं। अकबर के युग में वास्तुकला, चित्रकला और संगीत कला का क्या स्थान रहा। वास्तुकला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अकबर के युग में वास्तुकला ने तीव्रता से प्रगति की, क्योंकि उसे भवन बनाने की बड़ी लालसा रहती थी। उसके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने ठीक ही लिखा है। शहंशाह अकबर के बारे में बात कर रहा है। वो भव्य भवनों की योजना बनाते और अपने मस्तिष्क और हृदय की रचना को पाषाण और मिट्टी के वस्त्र पहनाते हैं। अकबर ने बाबर और हुमायूं द्वारा स्थापित ईरानी कला शैली को जारी रखा और इसके अतिरिक्त भारतीय कला शैली को अपने भवनों में पर्याप्त स्थान दिया। इसलिए अकबरकालीन इमारतों में भारतीय और ईरानी दोनों कला शैलियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अकबर युग की बनी इमारतों में जहां तुर्की, ईरानी और तुर्की दोनों शैलियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अकबर युग की बनी इमारतों में ईरानी और तुर्की कला के कई चिन्ह दिखाई देते हैं। कौन कौन से चिन्ह हैं? डाटदार छतें हैं, गोल गुंबद है, उल्टी कटोरी के आकार के लंबे स्तंभ, अर्धवृत्ताकार मीनारें, अनेक दरवाजे और जालीदार खिड़कियां, ये सारी ईरानी विशेषताएं हैं। इसके साथ ही भारतीय स्थापत्य कला की भी कई विशेषताएं दिखाई देती हैं, जैसे कि समतल छतें, सजावटी तोड़े, सजावटी स्तंभ जिनका निचला भाग चौकोर और ऊपरी भाग गोल होता है, सजावट का भारतीय ढंग, नुकीले गुंबद तथा इमारतों के चारों ओर बड़े बड़े छज्जे।
इस तरह का ईरानी और भारतीय कला का सुंदर समन्वय हमें अकबर के द्वारा बनवाई गई कई इमारतों, जैसे कि आगरा के लाल किले में, जहांगीर महल में, इलाहाबाद और लाहौर के किलों में और इसी तरह अन्य इमारतों में भी दिखाई देता है। अकबर द्वारा बनवाई गई नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी की लगभग सभी इमारतों में हिंदू मुस्लिम कला समन्वय पूर्ण रूप से दिखाई देती है। अकबर ने ईरानी आकारों जैसे कि गुंबद, मीनार और मेहराबों के साथ भारत की शैली की सभी विशेषताएं जैसे कि स्तंभ, दीवार की नक्काशी और समतल छतों के निर्माण को मिलाया। इसके अलावा जालियों और छतरियों को भी भारतीय शैलियों से लिया गया। इस समन्वित शैली का सबसे सुंदर उदाहरण जो है वो है फतेहपुर सीकरी वाले भवनों में, जहां अकबर ने भारत की विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों की मुख्य विशेषताओं को मुगल शैली में समाहित किया। राजपूताना, मालवा, गुजरात, जौनपुर और बंगाल की वास्तु शैलियों की स्पष्ट छाप फतेहपुर सीकरी के भवनों पर है। इनमें ईरानी तत्वों का भी समावेश है। इस शैली के मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं: बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, राजा बीरबल का महल। दूसरी ओर इसी शैली के प्रभाव में आगरा के किले में जहांगीर के महल की दीवारें अत्यधिक अलंकृत हैं। इस पर भारतीय अलंकार शैली का प्रभाव स्पष्ट है। उसके शासनकाल में भवनों का जो निर्माण है वो बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ है। नए नगरों की स्थापना हुई है। राजधानी आगरा और फतेहपुर सीकरी के अलावा लाहौर, इलाहाबाद, अटक, हैदराबाद, मुंगेर और आमेर में भी बड़े पैमाने पर भवनों का निर्माण हुआ। इस काल की अंतिम उल्लेखनीय उपलब्धि आगरा के समीप सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा है, जिसका निर्माण भारतीय शैली से स्पष्टतः प्रभावित है। अब अगर हम चित्रकला के क्षेत्र की बात करें तो हम जानते हैं कि इस्लाम के अनुयायियों के लिए कुरान में चित्रकारी करना निषेध है। वास्तुकला की भांति चित्रकला के क्षेत्र में भी अकबर ने सुंदर सांस्कृतिक समन्वय किया। उसके दरबार में महान चित्रकार थे। उनमें से 17 चित्रकार बहुत ही श्रेष्ठ और अग्रणी थे और इनमें से भी 13 चित्रकार हिंदू थे। एक विद्वान इतिहासकार ने अकबरकालीन चित्रकला की विशेषताओं के बारे में लिखा है: फारसी शैली के पेड़ पौधे तथा पत्तियों को चित्रकार धरातल के रूप में प्रयुक्त करता था तथा चित्र में भारतीय कला के अनुरूप व्यक्ति के हाव भाव, उसकी मुद्रा तथा गुणों का दिग्दर्शन किया जाता था। ईरानी चित्रकला और भारतीय चित्रकला एक दूसरे से बहुत भिन्न थी। भारत में अधिकतर धार्मिक विषयों का चित्रण होता था, जबकि ईरान में अधार्मिक और मुख्यतः शासक वर्ग के जीवन का चित्रण होता था। अकबर ने ईरानी परंपरा के विषयों को ही चुना और अकबरकालीन चित्र शैली में शासक वर्ग के जीवन का ही चित्रण किया गया है, किंतु उसका प्रस्तुतिकरण जो है वो शैली पूरी तरह से भारतीय है। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में एक ऐसी चित्रकला का विकास हुआ जिसकी आत्मा तो ईरानी थी लेकिन शरीर भारतीय था। क्योंकि ईरान में राजाओं के चित्र बनाए जाते थे, वैसे ही भारत में भी अब राजाओं के चित्र बनने लगे। परिदृश्य भारतीय होता था। यह भी स्मरणीय है कि अकबर ने अपने दरबार में बड़ी संख्या में चित्रकारों को इकट्ठा किया और चित्र बनाने के लिए अलग चित्रशाला स्थापित की। यशवंत और बसावन नाम के प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के शासनकाल की अनेक उत्कृष्ट कलाकृतियों के निर्माता थे। अकबर के युग में ईरानी और भारतीय चित्रकला एक दूसरे के समीप आई, बल्कि उनका सुंदर न केवल समीप आई बल्कि उनका इतना सुंदर समन्वय हुआ कि कुछ समय बाद दोनों एक हो गई। ईरानी चित्रकला का विदेशीपन धीरे धीरे समाप्त होने लगा और अंत में ये बिल्कुल भारतीय हो गई। इस तरह का समन्वय देखने के लिए अकबर के युग में बने अनेक चित्रों को देखा जा सकता है। अब अगर हम संगीत के क्षेत्र में बात करें तो इस्लाम संगीत को भी निषेध करता है।
संगीत के क्षेत्र में भी अकबर ने दरबार में ईरानी और भारतीय परंपरा का समावेश किया। यूँ तो सल्तनत काल से ही भारतीय और ईरानी संगीत का आपसी संपर्क और एक दूसरे पर प्रभाव देखने को मिलता है। सल्तनत काल से ही ऐसा होने लगा था, किंतु इसका प्रभाव सिर्फ सूफी संतों तक ही सीमित रहा। शासक वर्ग के स्तर पर दिल्ली के सुल्तानों ने संगीत को अधिक प्रश्रय और प्रोत्साहन नहीं दिया, लेकिन अकबर ने संगीत को दरबारी शिष्टाचार का अभिन्न अंग बनाया और दरबारी संगीतज्ञों की भी नियुक्ति की। उसके दरबार में अनेक विख्यात संगीतज्ञ थे, जिनकी सूची आईने अकबरी में उपलब्ध है, और इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है तानसेन का, जो कि ग्वालियर के थे, जिनका मूल नाम रामतनु पांडे था। यह माना जाता है कि अमीर खुसरो द्वारा ईरानी और भारतीय संगीत के समन्वय का जो प्रयास आरंभ किया गया था, किस समय में, अमीर खुसरो किस काल में हुए थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो उन्होंने जो भारतीय संगीत के समन्वय का प्रयास प्रारंभ किया था, वह तानसेन के साथ पूरा हुआ और नई राग रागनियाँ प्रचलित हुई, जो न तो पूर्णतः ईरानी थी और न ही पूर्णतः भारतीय।